अगर आपने जैन 2021 को कोल इंडिया 120 के आसपास खरीदा होता तो सिर्फ 4 सालों में लगभग 96 से 97 रुपीस का डिविडेंड मिल चुका होता। मतलब आपका ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टेड कैपिटल कैश में रिकवर हो जाता बिना एक भी शेयर बेचे। सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पे ये लगभग 17% कैडर बनता है। और जब इसके साथ हम प्राइस इंक्रीज भी जोड़ देते हैं, जहां स्टॉक जैन 2024 में 380 के जोन के तक गया, तो टोटल रिटर्न लगभग 40% कैडर के आसपास हो जाता है। यही है डिविडेंड का रियल पावर। ये सिर्फ रिटर्न नहीं देता, ये रिस्क को धीरे धीरे कम करता है और आपको पेड टू वेट करना सिखाता है। इसीलिए पोर्टफोलियो में डिविडेंड स्टॉक्स होने चाहिए, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स, जो मार्केट का सबसे पावरफुल कैश जनरेटर्स होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 पीएसयू स्टॉक्स की जो सेम एनर्जी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। ये वो स्टॉक्स हो सकते हैं जो 2026 के स्ट्रॉन्ग डिविडेंड कैंडिडेट बन सकते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। इस वीडियो का एनालिसिस मैंने काफ़ी डीप रिसर्च के बाद तैयार किया है। अगर आपको मेरी ये इंसाइट्स थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ रिमेंबर, ये स्टॉक्स कोई अब बाय या सेल एडवाइस नहीं है, ये एक रिसर्च ब्लूप्रिंट है जो आपकी एनालिसिस में आपकी हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े डिविडेंड किंग से, जो है कोल इंडिया। ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है, ये इंडिया का बिगेस्ट कैश डिस्ट्रीब्यूशन मशीन है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में सबसे पहला सवाल होता है कि कंपनी के पास रियल कैश आ रहा है या सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट, और कोल इंडिया का जवाब बिल्कुल क्लियर है। इसका बिजनेस मॉडल ही डिविडेंड फ्रेंडली है। कंपनी की डिमांड स्टेबल है, प्राइसिंग पॉलिसी ड्रिवन है और वॉल्यूम कैश का रिस्क बहुत कम है। फिनेंशियल्स भी इस स्टेबिलिटी को क्लियरली सपोर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं नंबर्स को स्कैनेक्स में। कंपनी का एबिटा 50,000 से 56,000 करोड़ के जोन में है और ऑपरेटिंग मार्जिन 32 से 33% के आसपास चल रहे हैं, जो पीएसयू स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट FY22 के 17,000 करोड़ से बढ़कर FY25 में 35,000 करोड़ के आसपास बना रहा। पर डिविडेंड प्रॉफिट से नहीं, कैश से आता है। कोल इंडिया के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पिछले कुछ सालों से 25,000 से 40,000 करोड़ के बीच रहे हैं और FY25 में भी लगभग 29,000 करोड़ के आसपास हैं। इसके मुकाबले टोटल डिविडेंड पे आउट 15,000 से 18,000 करोड़ की रेंज में होता है। मतलब कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश का सिर्फ आधा या उससे भी कम डिविडेंड में देती है। बाकी कैश रिजर्व्स और लिमिटेड केपेक्स के लिए बचता है। इसीलिए यहाँ डिविडेंड फोर्स नहीं, कंफर्टेबल है। बैलेंस शीट भी इस कंफर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। कोल इंडिया प्रैक्टिकली डेट फ्री है, मतलब कंपनी डिविडेंड देने के बाद भी अपनी नेट वर्थ बिल्ड कर रही है। डिविडेंड हिस्ट्री भी इस डिसिप्लिन को दिखाती है। FY20 और FY22 में डिविडेंड पर शेयर लगभग 12 से 17 रुपीस की रेंज में था। FY23 में ये 24 रुपीस हुआ, FY24 में 25 और FY25 में 26.5। डिविडेंड यील्ड हिस्टोरिकली 6 to 9% के बैंड में रही है, जो ये शो करता है कि मार्केट कोल इंडिया को एक इनकम एसेट की तरह ट्रीट करता है, ना कि एक ग्रोथ स्टॉक की तरह। वैल्यूएशन इस स्टोरी को और पावरफुल बना देती है। कोल इंडिया का पीई अराउंड 8 है। लो पीई, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और स्टेबल डिविडेंड मिलकर कंपनी को प्रिडिक्टेबल बनाते हैं। जब EPS 55 से 60 रुपीस हो और डिविडेंड 25 हो, तो पे आउट रेशियो सिर्फ 45 से 40% का बनता है, जिसमें फ्यूचर के लिए बफर भी बचा रहता है। इसके साथ साथ कोल इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगभग 67% का स्टेक है और कोल इंडिया उसके लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स है। इसीलिए ये कंपनी डिविडेंड देने के कैपेबल भी है और डिविडेंड देने के लिए कंपेल्ड भी है। नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेडिक्टेबिलिटी, और पावर ग्रिड उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन का काम करती है और इससे रेगुलेटेड रिटर्न्स मिलते हैं, मतलब इनकम पहले से डिसाइडेड होती है। यहाँ डिमांड गिरने का रिस्क नहीं होता, वॉल्यूम्स क्रैश होने का रिस्क नहीं होता और प्राइसेस का शॉक भी नहीं होता।
इसलिए पावर ग्रिड के प्रॉफिट्स ना अचानक गिरते हैं और ना ही किसी स्पेकुलेशन की तरह जंप करते हैं। ये स्लो, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रहते हैं और डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए ये सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। डिविडेंड का असली सोर्स कैश फ्लो होता है और पावर ग्रिड यहाँ बेंचमार्क सेट करता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले 4 सालों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। FY22 में लगभग 26,000 करोड़ से बढ़कर FY25 में 36,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। मतलब लगातार 30,000 से 40,000 करोड़ का कैश सिर्फ ऑपरेशन से आ रहा है। PSU यूनिवर्स में इतनी प्रेडिक्टेबल कैश जनरेशन बहुत ही रेयर होती है और यही डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी का रियल बेस होता है। डिविडेंड हिस्ट्री भी इस स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। पावर ग्रिड ने डिविडेंड पर शेयर को धीरे धीरे स्केल अप किया है। 4 रुपीज से 10 रुपीज, फिर 12 रुपीज और पीक पर 14.75 रुपीज तक। रिसेंट ईयर्स में ये 9 to 11 रुपीज के बैंड में स्टेबलाइज हुआ है। डिविडेंड यील्ड ज्यादातर 4% से 8% के बीच रही है। डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए ये कंटिन्यूटी सबसे बड़ा कंफर्ट फैक्टर होता है। बैलेंस शीट इस डिसिप्लिन को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। रिजर्व्स और सरप्लस स्टेडीली ग्रो हुए हैं। ये क्लियर सिग्नल है कि डिविडेंड यहाँ फोर्स नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी भी इस स्टोरी को वैलिडेट करती है। नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 15,000 से 17,000 करोड़ के बैंड में रहा है। एबिटा लगभग 40,000 करोड़ के आसपास स्टेबल हैं और ऑपरेटिंग मार्जिन्स 85% के ऊपर रहना प्रूव करता है कि ये एक प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर एन्युटी मॉडल है जहां अर्निंग्स विजिबिलिटी एक्सट्रीमली हाई होती है और सरप्राइजेस बहुत कम। वैल्यूएशन को डिविडेंड एंगल से देखो तो पावर ग्रिड का पीई लगभग 15-16 के आसपास है। ये कोल इंडिया के पीई से ज्यादा है, पर रीजन बहुत सिंपल है। पावर ग्रिड की अर्निंग स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ इन्वेस्टर हाई यील्ड के साथ साथ हाई सर्टेनिटी के लिए प्रीमियम पे करता है, इसीलिए डिविडेंड पोर्टफोलियो में कोल इंडिया यील्ड देता है और पावर ग्रिड कॉन्फिडेंस देता है। गवर्नमेंट एंगल भी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। पावर ग्रिड में गवर्नमेंट की मेजॉरिटी स्टेक है, इसलिए पावर ग्रिड डिविडेंड देने का कैपेबल भी है और पॉलिसी वाइज मोटिवेटेड भी है। और अब हम उस PSU की बात करते हैं जहां कैश जनरेशन और पे आउट स्ट्रेंथ सबसे एग्रेसिव मॉडल्स में से एक है, REC लिमिटेड। REC कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ये पावर सेक्टर का फाइनेंशियल बैकबोन है। ये कंपनी पावर प्रोजेक्ट्स को लोन देती है। मतलब REC का बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस में होते हो तो आपका रॉ मटेरियल पैसा होता है और आपका प्रोडक्ट इंटरेस्ट इनकम। इस मॉडल में ग्रोथ स्लो होती है पर कैश जनरेशन एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। इसी वजह से REC डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए एक कैश इंजन जैसा बिहेव करता है। अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में। REC का प्रॉफिट प्रोफाइल भी बहुत क्लीन है। नेट प्रॉफिट 2018 में 4451 करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 15,800 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। EPS भी 22 रुपीस के जोन से बढ़कर 60 रुपीस के जोन के ऊपर चला गया है। ये सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि कंपनी की अर्निंग पावर इंप्रूव हुई है। अब डिविडेंड हिस्ट्री को देखिए। REC ने कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है और ग्रेजुअली उसे स्केल अप भी किया है। डिविडेंड पर शेयर 9 रुपीस के जोन से निकलकर 12 रुपीस, फिर 15 रुपीस और फिर 16-18 रुपीस के लेवल तक पहुंच चुका है। कुछ सालों में डिविडेंड यील्ड 10 to 13% के ऊपर भी गया है। ये कोई रैंडम स्पाइक नहीं होता है, ये तब होता है जब मार्केट को भी पता होता है कि कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है और पे आउट सस्टेनेबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कैश फ्लो। REC का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव दिखता है और ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन यहाँ एक चीज समझना जरूरी है। फाइनेंस कंपनीज के केस में ऑपरेटिंग कैश फ्लो अकाउंटिंग डेफिनेशन की वजह से मिसलीडिंग होता है। जब REC लोन देता है तो कैश बाहर जाता है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव दिखता है, पर ये एक्सपेंस नहीं होता है, ये एसेट क्रिएशन होता है। ये वो पैसा होता है जो फ्यूचर में इंटरेस्ट इनकम बनकर वापस आता है। इसीलिए REC के लिए डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी जज करने का करेक्ट वे है प्रॉफिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ, ना कि सिर्फ कैश फ्लो लाइन। और यहीं से REC का रियल स्ट्रेंथ समझ आता है।
कंपनी का एबिटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 85 से 95% के जोन में रहते हैं, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मतलब इंटरेस्ट इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सीधा प्रॉफिट बन रहा है। इस लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी रेयर होती है और इसी से डिविडेंड कंफर्टेबली फंड होता है। वैल्यूएशन एंगल से देखें तो आरईसी का पीई लगभग 5 to 6 के आसपास है। पीएसयू स्पेस में ये एक्सट्रीमली चीप वैल्यूएशन होती है। लो पीई प्लस हाई डिविडेंड पे आउट एक क्लासिक डिविडेंड इन्वेस्टर सेटअप होता है। गवर्नमेंट एंगल यहाँ सबसे पावरफुल है। आरईसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेजॉरिटी स्टेक है, इसीलिए आरईसी डिविडेंड देने के कैपेबल भी है और डिविडेंड देने के लिए कंपेल्ड भी है। नेक्स्ट हम उस पीएसयू पर आते हैं जो साइज में छोटी है पर डिविडेंड डिसिप्लिन में बहुत बड़ी है, इंजीनियर्स इंडिया। ईआईएल एक एग्जीक्यूशन और इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है जो प्रोजेक्ट्स डिजाइन करती है, कंसल्टेंसी देती है और गवर्नमेंट और पीएसयू क्लाइंट्स के लिए टेक्निकल एग्जीक्यूशन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब बिजनेस एसेट लाइट है, इसमें ज़्यादा कैपिटल लॉक नहीं होता पर ज़्यादा इन्वेंट्री रिस्क नहीं होता है और इसी वजह से कैश डिसिप्लिन नेचुरली स्ट्रॉन्ग रहता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए ये बैकग्राउंड बहुत पावरफुल होता है क्योंकि कंपनी को सरवाइव करने के लिए हैवी री इन्वेस्टमेंट की मजबूरी नहीं होती। कैश फ्लो स्टेटमेंट ईआईएल के नेचर को और अच्छे से समझाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और बिलिंग साइकिल के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। 2020 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 376 करोड़ रहा, 2022 में 48 करोड़ और 2023 में -113 करोड़। ये वोलेटिलिटी वीकनेस नहीं है बल्कि प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस का नेचुरल बिहेवियर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कई सालों में स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज दिखे, जैसे 2021 में 776 करोड़ और 2023 में 322 करोड़। मतलब जब कैश आता है कंपनी उसे सिर्फ खर्च नहीं करती बल्कि फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए प्रिजर्व भी करती है। नेट कैश फ्लो ओवरऑल स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच रहा, जो बताता है कि लिक्विडिटी स्ट्रेस कभी बिल्ड नहीं हुआ। अब डिविडेंड हिस्ट्री पर आते हैं जो इस कंपनी को डिविडेंड पोर्टफोलियो के लिए रेलिवेंट बनाती है। ईआईएल का डिविडेंड फ्लैशी नहीं है पर डिसिप्लिन्ड है। 2017 से 2025 के बीच डिविडेंड पर शेयर 3 रुपीज से 5 रुपीज की रेंज में रहा और रिसेंट ईयर्स में 3 रुपीज से 4 रुपीज के अराउंड स्टेबलाइज हो गया। डिविडेंड यील्ड भी मार्केट प्राइस के हिसाब से मूव करती रही, कभी 6% के ऊपर गई, कभी 2% के नीचे आई, पर डिविडेंड फ्लो बंद नहीं हुआ। ये बताता है कि कंपनी का फोकस हाई यील्ड बनाना नहीं है बल्कि हाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। फाइनेंशियल्स भी इस डिसिप्लिन को और कंफर्म कर देते हैं। रेवेन्यू 2018 में 2001 करोड़ था जो 2020 में 3492 करोड़ तक गया और फिर 3000 से 3500 करोड़ के जोन में स्टेबलाइज हो गया। नेट प्रॉफिट 2018 में 383 करोड़ था जो 2025 तक 472 करोड़ तक पहुंच गया। ईपीएस भी इस स्टोरी को फॉलो करता है। 2021 में 3.99, 2022 में 2.48 और 2025 तक ये ट्रेंड बढ़ते बढ़ते 10.32 रुपीस तक पहुंच गया। मतलब अर्निंग पावर वापस स्ट्रॉन्ग जोन में आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि ईआईएल अब डिविडेंड देने के लिए सिर्फ कैपेबल ही नहीं बल्कि कंफर्टेबल भी हो रही है। नेक्स्ट कंपनी है एनबीसीसी। एनबीसीसी का बिजनेस मॉडल काफी पीएसयू से थोड़ा डिफरेंट है। ये रेगुलेटेड यूटिलिटी या प्योर कैश मशीन नहीं है बल्कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन पीएसयू है। कंपनी गवर्नमेंट के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर असाइनमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है। इसका मतलब एनबीसीसी का कैश फ्लो लीनियर नहीं होता है, कभी स्ट्रॉन्ग होता है, कभी पॉज लेता है और फिर अचानक से स्पाइक करता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए ये मॉडल रिस्की नहीं बल्कि सिक्लिकल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन साइकिल स्ट्रॉन्ग होता है तब डिविडेंड विजिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। बैलेंस शीट से स्टार्ट करें तो एनबीसीसी का स्केल काफी स्टेबल रहा है। एनबीसीसी का कैश फ्लो उसके बिजनेस मॉडल को क्लियरली दिखाता है। यहाँ कैश फ्लो स्मूथ नहीं होते बल्कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ मूव करते हैं। 2020 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 113 करोड़ था, 2021 में रिकवर होकर 456 करोड़ तक पहुंच गया और 2025 तक ये 657 करोड़ हो गया है। ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड पीएसयू का नॉर्मल बिहेवियर है।
जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं और बिलिंग फास्ट होती है तब कैश स्ट्रॉन्ग आता है, और जब एग्जीक्यूशन स्लो होता है तब नंबर्स नेचुरली थोड़े सॉफ्ट दिखते हैं। इस वोलेटिलिटी को रिस्क नहीं बल्कि एनबीसीसी के बिजनेस मॉडल का हिस्सा समझना चाहिए। नेट कैश फ्लो भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। 2017 से 2019 तक ये पॉजिटिव रहा, फिर कुछ साल नेगेटिव रहा और 2025 में एकदम से 961 करोड़ के स्ट्रॉन्ग नेट कैश फ्लो रिकॉर्ड हुआ। मतलब जब एनबीसीसी कैश बनाता है तो स्केल पर बनाता है। डिविडेंड हिस्ट्री भी ये क्लियर करती है कि एनबीसीसी डिविडेंड को बिजनेस साइकिल के हिसाब से यूज करता है। 2017 में डिविडेंड पर शेयर 1.63 रुपीस था, फिर गिरते गिरते 2020 में शार्पली गिरकर 0.135 रुपीस हो गया। फिर रिकवरी फेज स्टार्ट हुआ। 2021 में 0.47 हुआ और 2025 में 0.67 रुपीस हो गया। यानी कंपनी ने डिविडेंड बंद नहीं किया बल्कि बिजनेस साइकिल के हिसाब से एडजस्ट किया। डिविडेंड यील्ड भी इसी वजह से फ्लक्चुएट करती है, कभी 2 से 3% के जोन में, कभी 1% से नीचे और कभी हायर स्पाइक्स के साथ। ये स्टेबल एन्युइटी नहीं है, ये एग्जीक्यूशन लिंक्ड डिविडेंड है। चलिए अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू 2020 में 8293 करोड़ था, जो ओवर द इयर्स बढ़ के 2025 में 12,273 करोड़ हो गया। मतलब टॉप लाइन मोमेंटम वापस आ चुका है। एबिटा में 2020 के 310 करोड़ से बढ़कर 2025 में 859 करोड़ तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट का पैटर्न और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2020 में सिर्फ 100 करोड़ और 2025 में 557 करोड़ आ चुका है। ये क्लीन अर्निंग्स रिकवरी शो करती हैं। ईपीएस भी 2020 के 0.43 रुपीस से बढ़कर 2025 में 2 रुपीस तक आ चुका है। ये नंबर्स एक बात क्लियरली बोल रहे हैं, एनबीसीसी अब अर्निंग्स रीबिल्ड फेज में है और जैसे जैसे प्रॉफिट्स नॉर्मलाइज होते जाएंगे डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी भी स्ट्रक्चरली इम्प्रूव होती जाएगी। इस वीडियो का कोर मैसेज बिल्कुल सिंपल है। पीएसयू स्टॉक्स रैली के लिए नहीं, कैश फ्लो ओनरशिप के लिए होते हैं। डिविडेंड आपको पेड टू वेट करना सिखाता है, चाहे मार्केट साइडवेज हो या वॉलेटाइल। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या बिजनेस बिना खुद को वीकन किए आपको रेगुलर कैश दे सकता है? जहां जवाब हाँ होता है वही ट्रू डिविडेंड स्टॉक होता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये इंसाइट्स अच्छी लगी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.